वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। और अभी जिस वीडियो के ऊपर मैं रिएक्ट करने वाला हूँ, इस वीडियो का टाइटल है मोस्ट पावरफुल कंट्री मिलिट्री ऑफ 2022। और इसमें चार पांच कंट्रीज़ के बारे में हो सकता है बात हो, क्योंकि चार पांच कंट्रीज़ की जो है ना वो लिस्ट बनी लगी हुई थी थंबनेल के ऊपर। खैर, यहाँ से पता चलता है कि कौन कौन सी कंट्री से रिलेटेड बात हो रही है। और वैसे जहाँ तक मुझे पता है, सबसे पावरफुल तो अगर पूरी दुनिया में देखा जाए उस तरह नंबर वाइज के हिसाब से तो अमेरिका फर्स्ट नंबर पे आता है, और सेकंड पे चाइना आता है, थर्ड पे मेरे ख्याल से इंडिया आता है। थर्ड पे इंडिया आता है या कोई और आता है, या फोर्थ पे इंडिया आता है, मतलब थर्ड या फोर्थ पे इंडिया आता है। इसी तरीके से पाकिस्तान का काफ़ी मेरे ख्याल से सातवां आठवां के 10वां 11वां कुछ ऐसे करके नंबर बनाया गया है। खैर, ये तो उस हिसाब से है, लेकिन लेट्स गो इसको भी चेकआउट कर लेते हैं कि कौन सी वाली जो है ना मिलिट्री सबसे पावरफुल है। और बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोगों ने भी लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ कर देना। और अगर आप लोग भी कोई वीडियो सजेस्ट करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर, नहीं तो मेरा इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा, वहाँ पे कर सकते हो। तो लेट्स गो। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और हम अगर गौरव रशिया के भैया, पुराने दिनों की अच्छा बात यही करें, गौरव जब भैया वो का ही यूएसएसआर दूसरा का चैनल। नेम टैग लिए घूमता था, तब अगर वो अपने अंदर आ रहे 15 देशों में से सिर्फ 5 देशों की मिलिट्री पावर को भी जोड़ता, तो वो अपने कट्टर दुश्मन मिलिट्री रैंकिंग में फर्स्ट आने वाले रशिया को मिनटों में चकनाचूर कर देता। पर आफ्टर लड़ाई झगड़ा एंड देयर इवेंचुअल डिमाइस, क्या रशिया आज भी वही सेम पोजीशन होल्ड करता है या रियलिटी आज कुछ रशिया और है? पहले से But काफी डाउन है आप रियलिटी तो। जितनी क्वेश्चनएबल है, उससे कहीं बहुत ज्यादा तो हमारे पड़ोसियों का हाल है। है। अरे ये नहीं, अच्छा, ये मैंने कहा हमारी बात होने क्योंकि वाली है चीनी सर। भाइयों ने 1979 के वियतनाम वॉर के बाद आज तक चाइना। कोई वॉर ही नहीं लड़ा, जिसकी वजह से आज तक इन्हें दुनिया को अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज दिखाने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन इस रुकावट और लैक ऑफ एक्सपीरियंस के बावजूद भी आखिर चाइना आज भी मिलिट्री की लिस्ट में तीसरे नंबर पर कैसे आता है भाई? अच्छा, थर्ड नंबर पे और फोर्थ पे चाइना है, ठीक है। पाकिस्तान को 10वें नंबर पे। खैर, चाइना का यार, चाइना बहुत काम कर रहा है अपने डिफेंस पे, बहुत काम कर रहा है, वो जा सकता है इतना। बट अगर चाइना वाकई बिना बात जंग है। लड़े इतना ऊपर आ सकता है, तो क्या भारत, जिसकी सेना वन ऑफ द बेस्ट सेना मानी जाती है, हम भी इस लिस्ट में टॉप रैंकिंग्स पर आते हैं कि नहीं? वेल फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ साल 2022 की। आइए जानते हैं आज की तारीख में करंटली प्रेजेंटली व्हिच मिलिट्री इज द मोस्ट पावरफुल इन आवर टुडेस वीडियो टाइटल्ड मोस्ट पावरफुल मिलिट्री ऑफ 2022। तो चलो सबसे पहले जानते हैं उस देश की सेना की शक्ति को जो अपने जवानों पर पूरे 59 लाख करोड़ का खर्चा करके सबसे शक्तिशाली मिलिट्री की वो लिस्ट में पहले नंबर पर यूनाइटेड आता है। स्टेट। हम बात कर रहे हैं यूएसए की, जिसकी सेना में आज की तारीख में 14 लाख एक्टिव मैन पावर है, पर साथ ही 8 लाख से ज्यादा रिजर्व्ड मैन पावर है। और यूएसए सिर्फ और 8 मैन लाख पावर के के मामले में आगे नहीं है, बल्कि जब एयरफोर्स की बात आती है तब तो यूएसए सारे देशों को पीछे छोड़ देता है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स के गैराज में टोटल 13,233 एयरक्राफ्ट्स के अलावा 1,956 फाइटर जेट्स और 761 भाई अमेरिका attack पागल aircrafts हुआ है मौजूद हैं, डिफेंस के जिसके मामले चलते में। यूसैफ दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली, टेक्नोलॉजिकली खुद ये ऐसा कंट्री है, दूसरी कंट्रीज़ को ये बोलता है कि तुम लोग वेपन्स नहीं बनाओ, तुम लोग ये नहीं करो, तुम लोग वो नहीं करो, मतलब कुछ भी नहीं करो, तुम लोग वेपन्स बनाओ ही नहीं, हम वेपन्स बनाएंगे, हम सारा कुछ करेंगे, हम बेचेंगे भी, और सारे मामलात। और खुद देखो हालात, चेक करो एडवांस हालात। एयर फ्लीट बन गया है। और अगर न्यूक्लियर वेपन्स की बात की जाए, तो दुनिया का सबसे पहला न्यूक्लियर वेपन बना के उसे इस्तेमाल करने वाला यूएस आज कुल मिला के 3,750 एक्टिव और इनएक्टिव वॉरहेड्स रखता है। अब यूएस ने सिर्फ एयरक्राफ्ट्स पर ही फोकस नहीं किया, बल्कि नेवी पर भी किया है, और 490 नेवी शिप्स की गिनती के साथ यूएसए दुनिया के लार्जेस्ट नेवी के लिस्ट में चौथे नंबर पर आ रहा है। अच्छा। पर इन सभी अचीवमेंट्स के बावजूद सिर्फ 2 मेन कमजोरियों की वजह से यूएस भी दूसरे देशों से पीछे रह गया, जिसमें फर्स्ट है हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलपमेंट, जिस सिस्टम को यूएसए के 2 बड़े दुश्मन रशिया और चाइना ने तो अपने हथियारों में शामिल कर लिया, लेकिन क्योंकि यूएस Hypersonic? आज भी ये सवाल कौन जवाब सा में मिला? उलझा हुआ है, इसीलिए अगर उस पर किसी ने हमला कर दिया तो नेवी में 4th लार्जेस्ट होने के बावजूद उसे भारी खतरा झेलना पड़ेगा। यहाँ तक कि लिटोरल कॉम्बैट शिप, जिस पर यूएस ने बहुत उम्मीदें लगाई थी, उसके शिप्स कुछ इस कदर फेल हुए कि एलसीएस को भी इवेंचुअली रिटायर होना पड़ा। और इनकी उटपटांग इन्वेस्टमेंट की लिस्ट और भी बहुत बहुत लंबी है, जिसे देखकर यही लगता है अगर नंबर 1 मिलिट्री पावर की कुर्सी पर यूएस को बैठे रहना है तो अपने बिना सर पैर के इन्वेस्टमेंट और आर&डी पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। कोई बात नहीं, लगाते ही नेक्स्ट हमारे रहना लिस्ट में पड़ेगा। आता है वो देश जिन्होंने दुनिया के पूरे न्यूक्लियर वेपन्स के स्टॉक में से आधे अपने नाम पर कर रखा है, तभी तो वो बात को वर्ल्ड वॉर 3 तक ले जाने के लिए भी तुल गया है।
वी आर टॉकिंग अबाउट रशिया, जिन्होंने अपने 10 लाख एक्टिव और 20 लाख रिजर्व सैनिकों के लिए 3,30,000 करोड़ रुपीस का बजट संभाल के रखा है, जिसके चलते 2022 में मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग में रशिया दूसरे पोजीशन पर खड़ा है, जिसमें रशिया के एयरफोर्स की गिनती में 4,144 एयरक्राफ्ट के साथ 789 फाइटर प्लेन्स भी शामिल है। यही नहीं बल्कि रशियन मिलिट्री के अचीवमेंट्स में दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट ग्राउंड फ्लीट होने का टैग भी लगता है। उनके पास 7,421 ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट, 538 अटैक हेलीकॉप्टर्स और तो और 13,000 टैंक्स भी है। पर इन 13,000 टैंक्स में एक छोटी सी दिक्कत ये है कि इस स्टॉक के अंदर सोवियत एरा के घिसे पुराने टैंक्स भी शामिल है, जिन्हें इस्तेमाल करने के लिए रशिया को उन पर पड़े मकड़ी के जाल को साफ करते करते हफ्ते लग जाएंगे। इसके बाद भी उनका मुकाबला मॉडर्न टेक्नोलॉजी के सामने नहीं किया जा सकता। लेकिन रशिया के नंबर 2 पोजीशन होने की वजह रशिया की नेवी है। आज रशिया के नेवी के पास 603 शिप्स है, जिसने उसे दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट पोजीशन पर खड़ा कर दिया है। रशिया के कई शिप्स फर्स्ट नंबर पे कौन है जमाने के हैं और इसीलिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी के सामने इतना नहीं टिक पाएंगे। ऊपर से इनकी ट्रबलिंग इकोनॉमी, जो एक टाइम में क्रीमिया वॉर के चलते सैंक्शंस पर सैंक्शंस लगवा रही थी, वो आज यूक्रेन के चक्कर में लग रही है। अब फ्रेंड्स, रशिया का जो मेन पावर था वो 1991 में छीन लिया गया था, जब यूएसएसआर का बंटवारा हुआ था। और हो सकता है कि ये बंटवारा नहीं हुआ होता तो रशिया आज के तारीख में अपनी मिलिट्री पावर के लिए फर्स्ट रैंकिंग पर आता, क्योंकि अगर रशिया आज यूएसएसआर होता तो 15 देशों में से सिर्फ 5 देशों के फोर्सेस को मिलाकर ही 15 लाख की सेना खड़ी हो जाती, जो अपने पुराने और कट्टर दुश्मन यूएस को शायद आसानी से हरा देता। बट आज की तारीख में रशिया का बुरा हाल है और यहाँ की जनता भी कुछ खास मदद नहीं करती। बेटर अपॉर्चुनिटी के चलते ये भी देश से चलते बनते हैं और इन सब रुकावटों की वजह से जो देश एक टाइम पर नंबर 1 को हराने की ताकत रखता था, क्या वो फ्यूचर में कभी ऐसा कर पाएगा? या दुनिया के 8वें मोस्ट पावरफुल मिलिट्री फोर्स यानी कि यूके वैसे इस टाइम भी मिलिट्री तो बहुत सिर्फ अच्छी अपने है। न्यूक्लियर वेपन्स के भरोसे रह जाएगा। जहां पर रशिया का फ्यूचर अनसर्टन है, वहीं पर चाइना का फ्यूचर काफी ब्राइट लग रहा है। चाइना की चाइना के तोपें, 777 चाइनी तोपों vessels, नाम सुन के 9 भी परेशान। submarines और 46 फ्रिगेट्स ने इसे रशिया के ठीक ऊपर दुनिया के लार्जेस्ट नेवी होने के ओहदे पर खड़ा कर दिया है, जिन्होंने अपने 2,20,000 एक्टिव सोल्जर्स और 5 लाख से ज्यादा रिजर्व सोल्जर्स के लिए 19 लाख करोड़ का बजट सेट किया है। पर चाहे इन्होंने कितने भी पैसे क्यों न डाले हो, जस्ट लाइक रशिया एंड यूएस, समस्याओं ने चाइना को भी नहीं छोड़ा है और इनके सर का सबसे बड़ा दर्द है मॉडर्नाइजेशन। क्योंकि चाइना आज भी J-20 फाइटर प्लेन ही उड़ा रहा है, जिन्हें यूएस और रशिया के F-22, F-35 और Su-57 से कई गुना इंफीरियर माना गया है। ऊपर से 1979 के बाद से किसी एक्चुअल वॉर में ना लड़ने के कारण इनकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज टोटली अनटेस्टेड ही रह गई है। लेकिन चाइना ने इस पावर इम्बैलेंस का भी जवाब ढूंढ लिया है इन द फॉर्म ऑफ मैरीटाइम फोर्स या नेवी और स्टैंड ऑफ अटैक वेपन्स, जिसे मिसाइल्स या बॉम्ब्स भी बोला जाता है। साथ ही यूएस पर खतरा बनने के लिए रशिया की तरह इनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स तो मौजूद ही है। तभी तो यूएस ने पिछले दिनों खुद ही कहा था कि वो चाइना को चैलेंज नहीं कर सकते। यानी जिस गति से चाइना अपनी पावर्स बढ़ाए जा रहा है, ये कहना गलत नहीं है कि शायद फ्यूचर में वो यूएसए और रशिया दोनों की कुर्सी को हड़प लेगा। ठीक उसी तरह जिस तरह 10th पोजीशन पर कुर्सी जमाए बैठा पाकिस्तान हमसे भाई हमने क्या किया है, और हमने क्या किया पाकिस्तान ने अपनी मिलिट्री पर 91,000 करोड़ का बजट भी खर्च किया है, जिसमें 6,54,000 एक्टिव सोल्जर्स और 5,50,000 रिजर्व सैनिक हैं, जो अपने 2,824 कॉम्बैट टैंक्स, 9,950 आर्म्ड व्हीकल्स के साथ ही 165 न्यूक्लियर वॉरहेड्स का इस्तेमाल करके अपने दुश्मनों को 165 है या ज्यादा है? मेरे ख्याल से ज्यादा है। यही खड़ा होता है कि आखिर पाकिस्तान अपनी 70 प्लस है, नजरअंदाज करके मिलिट्री पर इतने पैसे क्यों बहा रहा है? इसका एक बड़ा कारण ये होगा कि अगर कभी चाइना इंडिया के बीच जंग छिड़ जाती है, तो पाकिस्तान भी इस बहती गंगा में हाथ धोकर कश्मीर को कैप्चर करने में आगे आएगा। इसके अलावा पाकिस्तान की अपनी मिलिट्री पावर को बढ़ाने की एक वजह चाइना खुद ही है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी पावर बढ़ाकर चाइना के साथ अपनी दोस्ती गहरा करना चाहता है, क्योंकि फ्यूचर इंडो चाइना वॉर में पाकिस्तान चाइना के बहुत काम आ सकता है। पर पाकिस्तान का सपना कितना सच होता है, ये देखना तो बात की बात होगी, क्योंकि कोविड की फटकार लगने के बाद पाकिस्तान के 2 करोड़ से ज्यादा परिवारों को गवर्नमेंट एड पर रिलाय करना पड़ रहा है। और ऐसे कॉन्टेक्स्ट में क्या पाकिस्तान को अपनी मिलिट्री पावर्स को बढ़ाने के लिए पैसे खर्च करते रहना चाहिए, या डूबती इकोनॉमी और अपने लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाने में पैसे खर्च करना चाहिए? आपको क्या लगता है? यार फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सही बताऊं, यहाँ पर इसने बहुत अच्छी बात की है। मैं हमेशा से कहता हूँ ठीक है, डिफेंस के लिए आप अपनी चीज़ें बनाओ,
लेकिन अपनी इकोनॉमी को भी साथ साथ देखना चाहिए, बहुत ज़रूरी है इकोनॉमी। अगर आपके लोग मर रहे हैं, उनके पास खाना नहीं है, तो आप जो है ना बस वेपन्स पे वेपन्स बनाने के चक्कर में या फाइट्स के चक्कर में रहो। फाइट्स ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर साथ में रहने वाले कंट्रीज़ के साथ अगर तहल्लुकात अच्छे रहें तो वैसे भी जो है ना पूरा एक, वैसे हमारे कहते हैं कि उर्दू में कि एक पूरा खित्ता जो है वो अमन में आ सकता है। तो बहरहाल ये बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग समझते हैं, एक आम बंदा समझता है, लेकिन पता नहीं पॉलिटिशियंस को क्यों नहीं समझ आती। पर चाहे पाकिस्तान अपने बजट पर ध्यान दे रहा हो या नहीं, पर इंडिया ने अपने मिलिट्री बजट पर अच्छा खासा ध्यान दिया है, जिसमें हमने पूरे 55 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, जिसमें मिलिट्री के 14 लाख एक्टिव सोल्जर्स और 12 लाख रिजर्व सोल्जर्स के साथ हमारे पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर, 10 डिस्ट्रॉयर्स, 13 फ्रिगेट्स और 17 सबमरीन्स है। और इसीलिए मोस्ट पावरफुल मिलिट्री की रैंकिंग में चाइना के ठीक बाद चौथे पोजीशन पर नाम आता है इंडिया का। यही नहीं, इस पोजीशन को कांस्टेंट रखने के लिए भारत के 4730 टैंक्स, 10,000 आर्म्ड व्हीकल्स और 374 रॉकेट प्रोजेक्टर्स भी अपना योगदान देते हैं। अब भारत को अगर अपने चौथे रैंक को पहले में बदलना है तो हमें भी वेपनरी को आज के स्टेटस के हिसाब से मॉडर्नाइज करना बहुत पड़ेगा। काम करना परंतु पड़ेगा जो भाई कि लोगों इंडिया को। की डोमेस्टिक आर्म्स इंडस्ट्री का हाल ग्लोबल इंडस्ट्री के मुकाबले काफी छोटा है, इसलिए बड़े बड़े वेपन्स के लिए भारत को दूसरे देशों के दरवाजों पर खटखटाना पड़ता है। लेकिन जब भी कोई किसी को दान देता है तब यूजुअली फटे पुराने चीजें ही चिपकाता है। ठीक उसी तरह बाकी देश भी इंडिया के साथ यही करते हैं। जब भी इंडिया दूसरे देशों से वेपन्स को इंपोर्ट करता है तब वो बेस्ट वेपन्स को अपने पास रखकर इंडिया को अपने कमजोर वेपन्स चिपका देते हैं, जिसके चलते इंडिया चाइना के आए दिन आ रहे वेपनरीज को टक्कर नहीं दे पा रहा है। हालांकि इंडिया अपने इस मॉडर्नाइजेशन की समस्या को बैलेंस आउट करने के लिए यूएसए से लेकर ऑस्ट्रेलिया और यूके जैसे देशों के साथ अपने रिलेशंस मजबूत करने की भागदौड़ में लगा हुआ है। और अगर वो इस प्लान में कामयाब हो गया तो हमारे मिलिट्री फोर्स को तो बेनिफिट होगा ही, पर हो सकता है कि इसी से इंडिया चाइना को रेस में पीछे छोड़कर खुद आगे निकल जाएगा। क्या आपको नहीं लगता? अगर इंडिया अपने इसी नक्शे कदम पर चलता रहे तो वो एक दिन सभी देशों को पीछे छोड़ आगे निकल जाएगा। बट देखना बस ये है कि हमारी गवर्नमेंट इसे एग्जीक्यूट करने में क्या स्टेप्स आगे लेती है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया जानने मिला फ्रेंड्स, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट्स इट फ्लाई फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल। खैर ये वीडियो तो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी और हमेशा की तरह काफ़ी जो है इंफॉर्मेटिव थी। और यार अगर हम लोग बात कर लें जस्ट अमेरिका की कि अमेरिका कैसे नंबर फर्स्ट पे है, तो उसने शुरू से काम ही वेपन्स पे किया। उन्होंने जो जो मेन जितनी भी हम लोग अगर बात कर ले, जो जो जैसे कि यूएन हो गया, इस तरीके के जो भी इदारे हैं वो सारे के सारे अमेरिका पे बैठे हुए। अमेरिका अपना बजट बना सकता है, अमेरिका अपना बजट निकाल सकता है सारी चीज़ों के लिए, क्योंकि उसने ना एक पूरी पूरी वर्ल्ड के लिए वैसे ही ना अब्बा बन के बैठा हुआ है। और बाकी अगर रही बात बाकी कंट्रीज़ की, चाइना चाइना की वॉर तो मेरे ख्याल से वियतनाम के बाद जिस तरीके से गौरव भैया का कहने के मुताबिक कोई भी नहीं हुई। छोटी मोटी कोई ना कोई नोक झोंक झड़प चलती रहती है वो हर कंट्री की दूसरे कंट्री के साथ। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि पावरफुल होने की, तो चाइना इस टाइम पे जितना काम कर रहा है पूरी दुनिया में वो सारा का सारा ज़्यादा उसका इकॉनमी पे है, इकॉनमी पे भी, और उसके साथ साथ वेपन्स वो बनाए जा रहे हैं, लेकिन ज़्यादा उसका जो है वो इकॉनमी पे अपनी इकॉनमी को और ज़्यादा बेटर कर रहा है। पर ये तो वो चीज़ें हैं जो कि कंट्रीज़ को रैंकिंग में लेके आती है। फिर भी इसमें एक और चीज़ जो मैं कहता हूँ कि भाई ये जो वेपन्स वाला चक्कर है ना, मतलब ये जो चीज़ें, ये लड़ाई झगड़े वाले काम होने चाहिए हो रहे हैं, या तो इस तरीके की चीज़ें बनाई जाती है, तो अपना तो कहना है इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। खैर ये हर कंट्री को अपने लिए ज़रूरी होता है कि उसको ये लगता है कि अगर मेरी जगह कोई लेने आएगा, जाहिर सी बात है अपना डिफेंस, सेल्फ डिफेंस और ये चीज़ें अपने डिफेंस के लिए हर कंट्री करता है, तो करना चाहिए भी। और लेकिन इतनी तादाद में कि आपके लोग भूखे मरने लग जाएं, आपकी आपकी इकॉनमी डाउन होने लग जाए, तो फिर नहीं। बाकी जिनकी इकॉनमी अच्छी है, जिन कंट्रीज़ की, वो कर रहे हैं, और जिनकी अच्छी नहीं है वो लोग बस चुप करके लगे हुए हैं, गुजारा कर रहे हैं। खैर वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, अगर आप लोगों को भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। और मैं मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।